दर्शक थोड़ा सा यहाँ तक ही रखना है ना, ताकि ये ना दिखे। नमस्कार दर्शकों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। दर्शकों, जैसा हम सभी जानते हैं, भारत में दुनिया की 17% जनसंख्या निवास करती है और इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन व खाद्यान्न उपलब्ध करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसीलिए साल 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई ताकि इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन व खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा सके। NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आखिर है क्या और किस तरह के बदलाव इसमें आए हैं, इससे संबंधित जानकारी के लिए आज हमारे साथ एक कृषि अधिकारी मौजूद हैं जो डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर शिमला से डॉक्टर धंजल जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो धंजल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। तो सर, जैसा हम सभी जानते हैं कि NFSM की शुरुआत 2007 में हुई थी, तो ये आखिर है क्या, किस तरह का ये मिशन है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। कार्यक्रम के शुरुआत में मैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से सभी हमारे दर्शकों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पिछले कई दशकों से जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार है, तो किसानों के लिए अलग अलग कार्यक्रम लाती है जिससे उनकी आमदनी भी बढ़े और वो अपनी उनका आजीविका भी अच्छी तरह चल पाए। तो इसी क्रम में 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लाई गई, जिसे प्रदेश सरकार में 2012-13 से लागू किया गया। तो ये योजना पहले हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना थी, अब क्योंकि इसमें पोषक अनाज की फसलें भी इसमें सम्मिलित कर ली गई हैं, तो अब इसका नाम 2022-23 वर्ष से खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना कर दिया गया है। तो अब भविष्य में इसे खाद्य व पोषण सुरक्षा योजना के नाम से ही जाना जाएगा। जी, तो अगर हम जानना चाहें इसके जो नाम में जो बदलाव किया गया है, इसका कारण क्या रहा है? क्योंकि पहले इसमें हम जो फसलें आती थी, धान, गेहूं और मक्की और दलहन फसलें लेते थे, लेकिन बाद में 2018-19 में केंद्र सरकार ने इसमें पोषक अनाजों की फसलें भी शामिल कर ली हैं, जिसको हम मिलेट्स कहते हैं। तो इस करके फिर 2022-23 में इसका नामकरण चेंज करके इसमें पोषक अनाज को भी जोड़ दिया गया और खाद्य व पोषक सुरक्षा योजना के नाम से जानी जाने लगी। जी, तो सर आपने बात की जैसे इसमें मिलेट को भी जोड़ दिया गया है और जैसा हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर भी घोषित किया गया था। तो मिलेट को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष योगदान रहता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी क्यों ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, NFSM की अगर हम बात करें तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या उद्देश्य रहा था इसका? जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारे खाद्यान्न भंडार हैं, वो किसी भी देश की एक बचत पूंजी में से एक होते हैं, खाद्यान्न भंडार। और इसी क्रम में मतलब अगर खाद्य भंडार आपका सुरक्षित है तो जैसे किसी देश के में अकाल, सूखा या भुखमरी या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपने जो इनके जनसंख्या है उसको उसकी रक्षा के लिए इस खाद्यान्न भंडार का उपयोग करती है। अब जैसे कि आपको पता होगा पीछे अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, अभी चला ही हुआ है। तो जो रशिया और यूक्रेन के ऊपर डिपेंडेंट देश थे, उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि रशिया और यूक्रेन गेहूं के मुख्य उत्पादक देश हैं। तो अब उनको इस परेशानी से उबारने के लिए अगर जैसे अब हमने खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत हमने यहाँ पे खाद्यान्न भंडारण की बात करी है, तो हमारा अगर खाद्यान्न भंडारण सुरक्षित रहेगा तो हम अपने देश के नागरिकों की अच्छी तरह से रक्षा कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू किया और
ये अभी चली रही है। जी, और जो भारतीय अर्थव्यवस्था है और खासकर हिमाचल की अर्थव्यवस्था वो पूर्णतः हम कह सकते हैं कि कृषि पर ही निर्भर है। तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि इस तरह के कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाया जाए। सर, आपने बताया कि क्या उद्देश्य इस स्कीम के रहे हैं, और जैसे आपने बताया कि पहले ये मिशन मोड में था, फिर बाद में इसे योजना में परिवर्तित कर दिया गया। तो अगर हम इसका कारण भी जानना चाहें तो उस बारे में भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि क्या कारण इसका रहा है कि इसे योजना में तब्दील कर दिया गया। पहले एक्चुअली इसमें जो हमारा खाद्यान्न भंडारण था, पहले भारत सरकार का ये लक्ष्य था पहले कि खाद्य भंडारण को हम सुरक्षित एक लेवल तक पहुंचाएं। तो अब हमारा खाद्य भंडारण सफिशिएंट है। जैसा कि हम देखते हैं भारतीय खाद्य निगम के जो भी भंडार हैं वो हमारे सुरक्षित है, पैकअप है पूरे अच्छी तरह, और हम अन्य देशों को भी इसका निर्यात करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो अब इसमें जो पोषक अनाज की फसलों की बात की तो उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और ये हमारे पुराने टाइम के फसलें हैं जिन्हें हम अब मॉडर्न टाइम में इसको छोड़ के आगे निकल चुके हैं, जबकि न्यूट्रिटिव वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसकी उपयोगिता को देखते हुए केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाने की बात कही, जिसे यूनेस्को ने स्वीकार किया और पूरे देश में ये मनाया गया। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना जो पहले थी अब खाद्य पोषक सुरक्षा योजना बन गई है, इसमें पोषक अनाज की फसलें भी शामिल की गई। जी, और जैसे हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में, तो हमने बहुत देखा कि धान और गेहूं पर ज़्यादा फोकस किया गया था, लेकिन अब उस फोकस को शिफ्ट किया जा रहा है मिलेट के ऊपर। और जो मोटा अनाज है उसमें कहा भी जाता है कि उसमें जो जल की मात्रा है वो भी बहुत कम लगती है, और हिमाचल में और भारत में हम देखते हैं कि पानी की इतनी कमी रहती है, तो ऐसे में मिलेट का बहुत अधिक उपयोग हम कर सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि क्या इसकी उपयोगिता हो सकती है, लेकिन अगर वर्तमान समय में हम जानना चाहें कि किसानों के लिए किस तरह लाभप्रद हो सकता है। इसमें जो हमारी जो राष्ट्रीय खाद्य पोषण सुरक्षा योजना है, इसका उद्देश्य जो हमारा मेन है वो पहले मैं बताना चाहूँगा। इसका जो हमारी खाद्यान्न फसलें हैं, अनाज वाली और पोषक अनाज वाली फसलें हैं, इसका उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और दूसरा ये उसका उद्देश्य है जो हमारी मृदा की उपजाऊ क्षमता है उसको हम बरकरार रखें, ताकि ऐसा ना हो कि हम उसमें फसल ले जाएं और मृदा का स्वास्थ्य खराब हो। और तीसरा इसका मुख्य उद्देश्य है जो फार्मर्स की आय को हम बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि हमारी देश की और प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी हमारी सुदृढ़ रहे। तो जहाँ तक आपने और ये बात की कि खाद्य सुरक्षा योजना के लिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आपने ये शायद पूछा। तो ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि खाद्यान्न भंडारण को हमने सुरक्षित रखना है, एक स्टेज तक रखना है। तो इस योजना के तहत हम इसको काफ़ी हद तक काबू कर सकते हैं। जी, तो हम तो कृषि आधारित हम जगह रहे ही हैं, हमारे हिमाचल में भी बहुत सारी कृषि होती रही है, तो क्यों ऐसा लगता है कि खाद्यान्न की कमी हिमाचल में हो रही है, खाद्यान्न की कमी भारत में हो रही है? क्या कारण आपको लगता है? ऐसा नहीं है, खाद्यान्न की कमी नहीं हो रही है, लेकिन जैसे अब आपको पता है कि भारतवर्ष जनसंख्या के हिसाब से और देशों से काफ़ी आगे है। तो भारत सरकार, प्रदेश सरकार का ये दायित्व बनता है कि जो अपने नागरिकों की सुरक्षा करे, सरकारों का यही दायित्व है। तो इसी क्रम में जब ये योजना 2007 में लाई गई थी, तो जो हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा था, जितना हमारा ऑलरेडी प्रोडक्शन होता है हमारी खाद्यान्न फसलों का, उससे 20 मिलियन टन ज़्यादा इसमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने की बात थी, जिसमें धान में 10 मिलियन टन और जो गेहूं है उसको 8 मिलियन टन ज़्यादा और 2 मिलियन टन दलहनी फसलों में इसमें एरिया बढ़ाने की बात कही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना में ये 20 लाख का जो 20 मिलियन टन हमारा अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य था, इसको 25
मिलियन टन इसको बढ़ा दिया गया, जिसमें धान का तो 10 मिलियन टन ही रखा गया फोकस, और फिर गेहूं का 8, और फिर जो दलहन फसलें हैं इसका 4 मिलियन टन, और जो हमारी पोषक अनाज की फसलें हैं उसको 3 मिलियन टन रखा गया। क्योंकि पोषक अनाज की फसलें 2012-13 में इंट्रोड्यूस की गई हैं स्कीम के अंतर्गत, इसलिए इसको 12वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया है। जी, तो बहुत सारी फसलों के बारे में आपने बताया कि कौन कौन सी फसलें इसमें इंक्लूड की गई हैं। बजट एक बहुत ज़रूरी पक्ष होता है, तो अगर उस बारे में हम जानना चाहें कि बजट की पूर्ति कैसे होती है, क्या सेंटर की तरफ से की जाती है या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे मैंने बताया ये भारत सरकार की स्कीम है, तो भारत सरकार हर प्रदेश में उनका अलग क्राइटेरिया होता है। जो हमारे हिमालयन रेंज है उसके लिए भारत सरकार ने 10% का योगदान रखा है, मतलब 90% केंद्र सरकार वहन करती है किसी भी स्कीम में, और 10% प्रदेश सरकार को वहन करना पड़ता है। लेकिन अन्य अगर बड़े राज्यों की बात करें तो वहाँ 50-50 या 60-40 का भी रेशियो होता है, लेकिन हमारे यहाँ 90 और 10 का रेशियो होता है। इसमें भारत सरकार 90% का योगदान देती है बजट में, और 10% का योगदान राज्य सरकारें इसमें देती हैं। तो इसको ये जब हमारी स्कीम शुरू होती है, कोई भी वित्तीय वर्ष शुरू होता है, उसके लिए हम पूरा प्लान एक एग्जीक्यूट करते हैं। हम फील्ड फार्मर्स लेवल से लेके ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल से हम सारा डिस्कशन करने के बाद एक प्लान चाकआउट करते हैं इसका, कि कितना हमारे को बजट इसमें चाहिए इन फसलों के ऊपर। तो उसके लिए एक प्रदेश स्तर पे राज्य स्तर कमेटी होती है, जिसकी चेयरमैन जो हमारे मुख्य सचिव होते हैं, उनकी अध्यक्षता में ये हमारी मीटिंग होती है, और उसमें ये पास किया जाता है कि इस साल हमारे को इसमें राष्ट्रीय खाद्य पोषण सुरक्षा योजना में इतने बजट की आवश्यकता होगी। तो वो हमारी जो मीटिंग होती है उसकी प्रोसीडिंग हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजते हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी हाई लेवल की एक मीटिंग होती है, बैठक में वो प्रस्तुत करते हैं हमारा जो हमने प्रोसीडिंग्स दी है कि उनको इतना बजट, तो उसको सारा मद्देनज़र रख के उनके पास कितना बजट का प्रावधान है उस हिसाब से हमारे को देते हैं। जहाँ तक 2023-24 की बात करूँ मैं, तो 23-24 में हमारे पास 786 लाख का बजट था, इसमें 7 करोड़ 86 लाख का, जबकि अब 24-25 वर्ष में 2024-25 वर्ष में ये लगभग 8 करोड़ का है, 800 लाख का बजट है इस स्कीम के अंतर्गत। जी, तो बजट की हमें लगता है कि बहुत कमी रहती है, क्योंकि इस तरह की स्कीम्स जब किसानों तक पहुंचनी है तो ऐसे में हमें बजट की उपलब्धता अधिक होनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं, लेकिन बजट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, इसके सेक्टर्स सब सेक्टर्स भी होते हैं, तो उस बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। हाँ, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना जो इसकी बात हम कर रहे हैं आज, इसमें हम 5 फसलें लेते हैं। धान की फसल लेते हैं, गेहूं की फसल लेते हैं, मक्की की फसल लेते हैं, दलहन फसल आती है, और मोटे अनाज की फसल मिलेट्स को लेते हैं। तो इसमें हम ये चयनित करते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भारत सरकार है ये देखती है कि किस जिले में हमारी किस फसल की पोटेंशियल ज़्यादा है। तो हमारी 12 जिलों में ही ये स्कीमें चल रही हैं। ये स्कीम 12 जिलों में ही चल रही है, लेकिन ये फसल जैसे 5 फसलें बताई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोटेंशियल देख के हमारे को ये अलाउ किया है कि आप धान की फसल जो है कांगड़ा और मंडी में करेंगे, और गेहूं की फसल और गेहूं और मक्की की फसल शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़ के बाकी 9 जिलों में आप इसको करें। और जो दलहन की फसलें हैं और मोटे अनाज की फसलें हैं, ये प्रदेश की 12 के 12 जिलों में ही चलाई जा रही हैं। और इसमें अगर आप किस किस उप घटकों की बात कर रहे हो कि बजट कैसे किस किस में दिया जाता है, तो इसमें हम क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन में बजट का प्रावधान होता है इसमें, और सीड डिस्ट्रीब्यूशन एक कंपोनेंट होता है इसमें, प्लांट प्रोटेक्शन के थ्रू, सॉइल मैनेजमेंट के थ्रू, और फ्लेक्सी कंपोनेंट में हम वो घटक लेते हैं जो एरिया स्पेसिफिक होते हैं
एरिया नीड्स होते हैं, फार्मर्स की जो नीड होती है, तो इस डिपेंड की जिला टू जिला भी ये डिफ़र कर सकती है। तो इसमें फार्मर्स की जो भी इम्प्लीमेंट्स होते हैं, पावर बीडर होते हैं, या उनको तारप्लिन शीट चाहिए, या खेत में पानी के लिए पाइप्स चाहिए प्लास्टिक के, तो वो सारा कुछ इसमें प्रोवाइड किया जाता है। इवन आरसीसी स्ट्रक्चर जो सीमेंट के होते हैं 9 क्यूबिक मीटर और 20 क्यूबिक मीटर के हम इसमें फार्मर्स को देते हैं। जी, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है अगर हम बेसिकली जानना चाहें तो। लेकिन सर आपने जैसे बताया कि क्लस्टर्स डिसाइड किए जाते हैं, फिर उस पर जो बहुत सारी स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो क्लस्टर्स किस तरह डिसाइड किए जाते हैं और किस तरह किसान आपसे जुड़ सकते हैं? क्लस्टर को डिसाइड करने के लिए हमारे जिला स्तर पे अधिकारी होते हैं, ब्लॉक स्तर पे अधिकारी होते हैं, और इवन विलेज लेवल पे भी हमारे अधिकारी वहाँ पे और कर्मचारी होते हैं। तो वो हमारे को, जैसे अब हमने जैसे बात की कि मंडी और कांगड़ा को धान में हमने सेलेक्ट किया, तो हम सबसे पहले फार्मर्स वो देखते हैं जो इस क्रॉप को लगाते हैं, इस फसल को लगाते हैं, धान की फसल लगाते हैं, या अगर गेहूं की लगाते हैं तो उनको क्लस्टर, गेहूं के क्लस्टर के लिए हम सेलेक्ट करते हैं। अगर मक्की की लगाते हैं तो मक्की के क्लस्टर के लिए। तो इसके लिए क्लस्टर के लिए हम मिनिमम 1 हेक्टेयर एरिया की कोशिश करते हैं कि 1 हेक्टेयर एरिया हमारा कवर हो जाए। तो 1 हेक्टेयर एरिया कवर अगर क्लस्टर के लिए हो जाता है तो इसमें क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन में हम 9,000 पर हेक्टेयर का इसमें हमारा बजट होता है। तो उसमें डिपार्टमेंट ही सारा बीज, खाद, सारा कुछ और लैंड प्रिपरेशन वगैरह के लिए जितना भी खर्चा होता है सरकार ही पे करती है। लेकिन जिस फार्मर्स की ज़मीन होती है, 1 हेक्टेयर में हम क्लस्टर बना लेते हैं, तो जिस फार्मर की ज़मीन है वो काम फार्मर ही करेगा, उसमें लैंड लेबलिंग, सोइंग, सारा कुछ। लेकिन जो इनपुट कॉस्ट होती है वो आप लोग प्रोवाइड करते हैं? वो विभाग की ओर से होती है। इवन जो हमारे कृषि विभाग के वैज्ञानिक होते हैं उनकी देखरेख में वो फसल उगाते हैं, नई टेक्निक से उगाते हैं, ताकि उनको फार्मर्स को पता लगे कि कैसे इसको उगाना। इस जैसे क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन के पास वैसे क्रॉपिंग बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशन भी हम लगाते हैं। क्रॉपिंग बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशन में भी हम 15,000 पर हेक्टेयर रखते हैं, तो उसमें भी एक रोटेशन रहता है, रबी के बाद खरीफ की फसलें लगाना। तो जो फार्मर इंटरेस्टेड होते हैं उनसे बात कर ली जाती है पहले, उसके बाद उनके खेत में ही वो क्रॉपिंग बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशन लगाते हैं। तो उसमें भी नई टेक्निक और नई वेराइटीज़ हम इंट्रोड्यूस करते हैं फार्मर्स के खेत में। और फार्मर्स से ही कराने का हमारा पर्पज़ ये होता है कि फार्मर को खुद पता लग जाए कि हम किसी भी नई वेराइटीज़ का या नई टेक्नोलॉजी को कैसे और अगर किसी एक किसान को कोई करते हुए देखता है तो दूसरा किसान भी सोचता है कि अगर उन्हें फ़ायदा हो रहा है तो हम भी इस फ़ायदे का क्यों ना लाभ उठाएं। बिल्कुल 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 जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई किसान जो इन स्कीम से वंचित रह जाता है, क्यों हमारे किसान होते हैं वो खेतों में पूरा टाइम रहते हैं और उनके पास इतना समय भी नहीं होता कि वो फ़ोन से जानकारी प्राप्त कर सके, टीवी से जानकारी प्राप्त कर सके। तो ऐसे में कैसे आप रीच आउट करते हैं उन फार्मर्स तक? ऐसा है कि जैसे अब हमारे पास बजट का प्रावधान है, एक लिमिटेड बजट का प्रावधान होता है कि इतने हमने वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले ही डिसाइड कर लेते हैं सारा वर्कआउट करके। फिर भी अगर कोई किसान रह जाता है तो जैसे मैंने बताया कि इस स्कीम में उपघटक बहुत होते हैं, जैसे प्लांट प्रोटेक्शन का हो गया, आरसीसी स्ट्रक्चर्स हो गए, पाइप्स का हो गया। तो अगर बाय द वे कोई फार्मर्स क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन में हिस्सा नहीं बन पाता, कोशिश होती है कि, और अगर बाय द वे हिस्सा ना, अगर वो इंटरेस्टेड हो तो उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो फिर भी ऐसा नहीं होता है कि इस स्कीम में उसको कोई भी लाभ ना मिले। काफ़ी उपघटक होते हैं इसमें, तो उसमें उसको इनडायरेक्टली किसी भी तरह से, चाहे सीड दे दिया गया, चाहे उसको पेस्टिसाइड्स दे दिए गए, या उसको उसके खेत में आरसीसी स्ट्रक्चर 9 क्यूबिक मीटर का या 20 क्यूबिक मीटर का लगा लिया, तो 9 क्यूबिक मीटर का हम 21,000 रुपये उसको सब्सिडी देते हैं। और अगर 20 क्यूबिक मीटर का वो लगाता है तो 36,000 रुपये उसको सब्सिडी देते हैं। और अन्य जैसे बात की हमने पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र या और कोई अगर इनपुट लेता है हमारे से, उसमें भी भारत सरकार की ओर से 50% का अनुदान होता है। तो उसे वो आराम से, मतलब वो एक पार्ट हमारे लिए सदा बना रहता है, कोई फार्मर इससे वंचित नहीं रहता। जी। अगर कोई फार्मर उस क्लस्टर में इंक्लूड नहीं हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। वो किसी भी स्कीम का लाभ उठा सकता है, अदर स्कीम्स का भी लाभ उठा सकता है। इस स्कीम में भी उसको उपघटक जो आपने सब कंपोनेंट्स बताए उसमें भी उनको लाभ दिया जाता है।
जी, तो अगर जानकारी की हम बात करें, किसान किस प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकता है? क्या उन्हें डिपार्टमेंट में ही विजिट करना पड़ता है या फिर ब्लॉक या पंचायत स्तर पर भी इन जानकारी प्राप्त की जा सकती है? कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश समय समय पर कार्यशालाएं आयोजित करता है। वो गांव स्तर पे भी होती हैं और खंड स्तर पे भी होती हैं और जिला स्तर पे भी होती हैं। तो इन कार्यक्रम में हम कृषि अधिकारियों को बुलाते हैं, कृषि वैज्ञानिकों को बुलाते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, और यही नहीं, प्रदेश से ही नहीं, बाहर के एक्सपर्ट्स भी आते हैं। तो उनके थ्रू उनको जागरूक किया जाता है कि आप इस फसल को लेने के लिए क्या है क्या। तो इस हिसाब से हम अपनी सारी जो विभाग की स्कीम है उसका सारा डिटेल उनको बताते हैं। तो इस करके हमारे को नहीं लगता कि कोई फार्मर वंचित रह जाता है। फिर भी अगर वंचित रहता है तो समय समय पे हमने इस टाइप के कार्यक्रम, वर्कशॉप, ट्रेनिंग कराए जाते हैं जिससे उसको पता लग सके। जी, तो फार्मर तक रीच आउट करने के लिए आप बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाते हैं और बहुत सारी एंगेजमेंट उनके साथ की जाती है। तो अगर हम पर्टिकुलरली अगर हम हिमाचल के बारे में जानना चाहें कि कौन कौन से ऐसे किसान हैं जो बागवान हैं भाई बहन जो इससे लाभान्वित हुए हैं, तो उस बारे में थोड़ा बताइए। अब इसकी लिस्ट तो बहुत लंबी होगी, क्योंकि मैं बताऊं कि 2012-13 से जो खाद्य पोषण सुरक्षा योजना हमारी चल रही है, तो इसमें अभी तक हमारे पास 12,75,596 फार्मर्स लाभान्वित हो चुके हैं। 12,75,996, बहुत बड़ा नंबर है। बहुत नंबर। इसमें सामान्य श्रेणी के किसान हैं, अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं और महिला वर्ग भी है। भारत सरकार की ओर से स्पेशल गाइडलाइन आती है हमारे को कि आपने इस बजट में से इतना प्रतिशत महिलाओं के ऊपर ही खर्च करना है, जो कि हमारे को पूरी फॉलो करनी पड़ती है गाइडलाइंस। जब हम यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देते हैं उसमें हम सारा कुछ उनको ब्यौरा देते हैं कि हमने कितने सामान्य श्रेणी के किसान इसमें कवर किए, कितने अनुसूचित जाति के थे, कितने अनुसूचित जनजाति के थे और कितनी महिला किसान इसमें हमने शामिल किए। और सर ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने बताया कि महिला किसानों को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं खेतों में महिलाएं काम करती है लेकिन उनकी जो गणना है वो नहीं की जाती है। तो ऐसे में आपने बताया कि उनके लिए सेपरेट एक बजट होता है कि इतना एलोकेशन सिर्फ महिलाओं के लिए होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है सर, इसके लिए सर हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है इसके लिए बधाई के पात्र हैं। सर आपने हिमाचल की बात की, तो हिमाचल के बारे में हम थोड़ा और जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बोला कि 2012-13 से इसका कार्य किया जा रहा है। तो किस हिमाचल में क्या स्थिति है इस परियोजना की अगर हम बात करें तो? आपको मैं एक इसका ये उपज का डाटा बताऊंगा। जैसे खाद्यान्न सुरक्षा जैसे 2012-13 से हमारी शुरू हुई, तो खाद्यान्न सुरक्षा, इस खाद्यान्न भंडारण की उत्पादकता जो मैं बात करूं कि खाद्यान्न उत्पादन हमारा 2012-13 में 1541.33 हजार मीट्रिक टन था, जो कि अब 2023-24 में ये बढ़ के 1651 प्लस 0.70 हजार मीट्रिक टन हो गया। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कितना हमारी बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी विभाग की नहीं है, ये किसानों की मेहनत की है। किसानों ने इस स्कीम पे इंटरेस्ट लिया और उत्पादकता और उत्पादन दोनों इन 5 क्रॉपों का बढ़ाया। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि इसमें भारत सरकार ने कृषि विभाग को अच्छी तरह इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए 2015-16 में 1 करोड़ रुपए प्रोत्साहन के तौर पे राशि प्रदान की थी, जो कि 15-16 और 16-17 में हमारे को 5 करोड़ रुपए उन्होंने इनाम दिया था, जो कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने हमारे को दिया था। और फिर 17-18 में भी हमारे को 1 करोड़ रुपए प्रशंसा के तौर पे मिला, क्योंकि हमने और हिमाचल के किसानों ने बहुत अच्छा कार्य किया। तो इसको देखते हुए मैं ये बता सकता हूँ कि ये कृषि विभाग ही नहीं काम कर रहा है, ये किसानों की मेहनत का नतीजा है, जो इतने हिमाचल छोटे राज्य को भी इतना प्राइज़ मिल रहा है। अब हमारे को जैसे मैंने बताया 15-16, 16-17 और 17-18 में 7 करोड़ रुपए का इसमें ग्रांट मिली है, और जो कि हम कृषि अपने ऑफिसेस और फार्मर्स की बढ़ोतरी के लिए
खर्च कर सकते हैं। जी, तो मेहनत तो किसान की ही होती है, हम तो एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में कार्य कर सकते हैं और कृषि दर्शन के माध्यम से हमारा ये प्रयास भी रहता है कि जो विभिन्न स्कीम्स, जो नवीन स्कीम्स हैं या जो पुरानी स्कीम्स हैं, उसके बारे में भी हम अपने किसान भाई बहनों को बता सकें। सर, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो NFSM के बारे में हमें दी और किस तरह की खाद्य सुरक्षा की जा सकती है और किस तरह के उसमें बदलाव आए हैं, उस बारे में आपने बताया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहिए DD हिमाचल। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।